वीडियो में हम फोर्थ लॉ यानी कि एवोगाड्रो लॉ पढ़ेंगे। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम ही है यानी कांस्टेंट है तो जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा इक्वल नंबर ऑफ मोल्स को ऑक्यूपाई करेगा। यानी अगर इक्वल वॉल्यूम विल ऑक्यूपाई इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, या फिर हम कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। यानी कि V is directly proportional to N, V इक्वल टू के एन। इसमें एक कंडीशन ये है कि प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट दोनों ही सेम रहें। V इक्वल टू के एन, सो V बाई एन इक्वल टू के, ये कंडीशन है। इसका एक एग्जाम्पल है कि जो है एक स्टेटमेंट ही है, 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज, कोई भी गैस हो अगर उसका 1 मोल है तो वो हमेशा 22.4 ही लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। इसी को कहते हैं मोलार वॉल्यूम। आप ये याद रखिएगा। इस लॉ का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि अगर कोई भी गैस हो, अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इक्वल वॉल्यूम इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ही ऑक्यूपाई करेंगे। अच्छा, इससे एक और डेरिवेशन हम कर सकते हैं। आपको पता है यहाँ से मैं कह रहा हूँ इस वाली इक्वेशन से, सो V इज़ इक्वल टू के और N को हम लिख सकते हैं गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। ये हमने बहुत पहले ही पढ़ चुका है। सो अगर मैं इसको M को उधर ले जाऊँ और V को नीचे ले आऊँ तो M इज़ इक्वल टू के इंटू एम अपॉन V, ये आ जाता है। और ये आप जानते हैं बहुत ही एक अच्छा एक क्वांटिटी होती है, इसको कहते हैं डेंसिटी। तो M इज़ इक्वल टू के बाई डी, के इंटू डी। यानी कि जो मॉलिक्यूलर मास होगी किसी भी गैस की वो एक कांस्टेंट इनटू डेंसिटी होगी। या अगर हम इस कांस्टेंट को हटाना चाहें तो हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। एक बार मैं चारों उसके लॉस के इक्वेशंस लिख देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है। पहला है P1V1 इक्वल टू P2V2, ये हमने लिया था बॉयल्स लॉ से। दूसरा है P1/T1 इक्वल टू P2/T2, ये हमने विदड्रॉ किया था चार्ल्स लॉ से। तीसरा है V1/T1 इक्वल टू V2/T2, बॉयल्स लॉ, गे-लुसेक लॉ, चार्ल्स लॉ। और एवोगाड्रो लॉ से V/N इज कांस्टेंट। वैसे इसकी बहुत ज़्यादा मतलब नीड नहीं है, इससे ज़्यादा ज़रूरी एक्चुअली ये है M इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। लेकिन अभी मेन ये 3 के ऊपर हम काम करेंगे और एक न्यू इक्वेशन बनाएंगे, जैसे आप जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। देखिए यहाँ से आ रहा है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P। यहाँ से लेने से अच्छा हम यहाँ से ले लें और यहाँ से ले लें।
इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमें इसको जो है दो बार, ये एक तरह से दोनों इक्वली सेम है, क्योंकि एक तरह से देखिए यहाँ पे v और t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पे p और t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और हम ये, लेकिन हम तो ये पहले ही ले चुके हैं कि p इज 1/v, तो ये मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये दोनों हमारी कोई नीड में नहीं है। तो हम यहाँ से लेंगे v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t और यहाँ से लेंगे v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो अगर इसको हम तीनों को कंबाइन करें तो v ही है, ठीक है। यहाँ पे हमने v लिया नहीं है, ये इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसमें हमने वॉल्यूम का मतलब कोई यूज़ ही नहीं है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है, तो इसीलिए ना, इसीलिए इसको यूज़ नहीं कर सकते। करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दोनों के, इन दोनों के रिज़ल्ट ही हमको ये देते हैं, तो ऐसा बहुत ही अलग नहीं है। अगर हम इन तीनों को कंपाइल करें तो ये इसके भी प्रोपोर्शनल है, इसके भी है, इसके भी है, तो हम लिख सकते हैं एन टी बाई पी, इसके है वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी बाई पी। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हटाना है तो हमें कांस्टेंट लगाना होगा, तो वी इज़ इक्वल टू एन टी बाई पी, और एक कांस्टेंट, इसके लिए एक स्पेशल कांस्टेंट होता है आर, ठीक है। और इसको अगर हम थोड़ा और मॉडिफाई करें तो आ जाएगा पी वी इक्वल टू एन आर टी। इस आर को हम कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इस इक्वेशन को जो ये बनी है पी वी इक्वल टू एन आर टी, इसको कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो हम ये जो डेरिवेशन कर रहे थे ये आइडियल गैस इक्वेशन की ही कर रहे थे। अब इसको जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि आइडियल गैस क्या होती है। तो आइडियल गैस एक वो गैस होती है जो ये सारे लॉस को फॉलो करे। अब हमें इनमें जो है सारी चीज़ें पता है, बस ये आर नहीं पता, आर एकदम न्यू है हमारे लिए। तो हम आर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि आर को हम आर कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन है पी वी इक्वल टू एन आर टी। अब जो है अगर हम आर को निकालना चाहेंगे तो ये एन और टी को डिनोमिनेटर में लाएंगे, तो आर इज़ इक्वल टू पी वी बाई एन टी। अब जो है हमने पढ़ा था एक कंडीशन होती है एस टी पी, ये कंडीशन हमें स्टार्टिंग में ही पढ़ी थी कि जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और जो टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा या फिर 273 केल्विन होगा। अच्छा, एक और मैं चीज़ बता दूं कि अगर जैसे मैंने कहा आइडियल गैस वो होती है जो ये सारे लॉस फॉलो करे, तो ये लॉस अगर फॉलो करेगी तो आइडियल गैस इक्वेशन तो फॉलो करेगी ही। तो ये जैसे ये रिलेशंस हैं, अगर ये आप ना बताना चाहें तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं आइडियल गैस एक वैसी गैस होती है जो सारे टेम्परेचर्स पे और प्रेशर के सारी रेंजेस पे आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करे, और जो आइडियल गैस इक्वेशंस को फॉलो ना करते हैं उनको रियल गैस कहते हैं। तो दो गैस होती है, रियल गैस और आइडियल गैस। एक रियल गैस इक्वेशन भी होती है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले अभी हम आइडियल गैस इक्वेशन देखते हैं। तो हाँ, हम आर पढ़ रहे थे। तो एस टी पी पे जैसे कि टेम्परेचर 0 केल्विन होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, प्रेशर होता है 1 एटीएम। यूनिट्स का भी ध्यान रखना है क्योंकि हमको इसकी यूनिट्स भी लिखनी पड़ती है। वॉल्यूम होता है, अच्छा मोल भी हम बना देते हैं कि मोल अगर, क्योंकि मोल भी वेरी कर सकता है, तो मोल अगर एक रखें, सिर्फ 1 मोल का है, ठीक है। तो 1 मोल पे कोई भी गैस 22.4 लीटर। वॉल्यूम मोल हमने फिक्स कर दिया 1 होता है, तो 1 मोल। और प्रेशर, यहाँ टेम्परेचर आ जाएगा 273 केल्विन। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये नियर अबाउट आएगा 0.082
एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर लीटर केल्विन -1 मोल भी -1, ये यूनिट इसकी आ जाएगी। थोड़ा सा ये इसकी आर की वैल्यू है, तो ये आपको याद रखनी है। वैसे तो ज़्यादातर क्वेश्चंस में दे दी जाती है, लेकिन अगर ना भी दी जाए तो आपको याद रखनी है। अब जैसे प्रेशर की कई सारी यूनिट होती है, यानी कि अगर मान लीजिए प्रेशर उसमें आ गया, बार में आ गया या फिर किसी और में आ गया, तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते इस वैल्यू को। तो अगर मान लीजिए बार में आ गया, बार भी एक प्रेशर की यूनिट होती है, तो उसमें आपको यूज़ करना है 0.0831 लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये इस वैल्यू को यूज़ करना है आपको। तो आपको ये दोनों वैल्यू आप याद कर लीजिए। एक दो वैल्यू और होती है, जैसे कि 8.314, तो आपको बता देंगे, मतलब आपको जो है पता चल जाएगा प्रेशर की यूनिट से कि आपको कौन सी वैल्यू आर की यूज़ करनी है। एक गैस लॉ, अब नेक्स्ट गैस लॉ हम करते हैं। ये गैस लॉ है 5th है, ये कंबाइंड गैस लॉ। हमने अभी तक 4 गैस लॉ कर चुके हैं और एक आइडियल गैस इक्वेशन भी कर चुके हैं, उनसे रिलेटेड सारी डेरिवेशंस वगैरह सब कुछ किए हैं। एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें हम एक एक पर्टिकुलर इक्वेशन और लॉ के लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करना। तो अब कंबाइंड गैस लॉ करते हैं। हमें अब इसको जो है PV = nRT को यूज़ करना है। तो यूज़ करके हम जैसे PV/T = nR बना दें। अब जैसे अगर n की वैल्यू फिक्स्ड है, तो जैसे कि हो जाएगा P1V1/T1 = nR। R तो वैसे ही कांस्टेंट है और n की वैल्यू फिक्स्ड है, यानी नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड है। तो P1V1/T1, यानी अगर एक टाइम पे प्रेशर P1 है, वॉल्यूम T1 है, V1 है और टेम्परेचर T1 है, फिर वहीं नेक्स्ट टाइम पे जो है क्या हो गया, प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, तो टेम्परेचर T2 हो जाएगा। ये भी फिक्स्ड है, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड है, ये तो कांस्टेंट है। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा P1V1/T1 = P2V2/T2। इस इक्वेशन को हम कहते हैं कंबाइंड गैस लॉ। इसको जो है कंबाइंड गैस लॉ से हम डिराइव करते हैं। इसे कंबाइंड गैस लॉ इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसमें आइडियल गैस इक्वेशन का यूज़ कर रहे हैं, और आइडियल गैस इक्वेशन में सारे ही लॉज एक तरह से यूज़ हो रहे हैं। आपके मोल्स भी यूज़ हो ही रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे n कांस्टेंट रह रहा है, लेकिन यूज़ तो हो ही रहा है। मतलब कि आप ये जो 4 हमने गैस लॉ पढ़े उसको कंबाइन करके ये 5th गैस लॉ बनाया गया है। इसके ऊपर भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब 2 लॉ बचते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन। ये 2 लॉ को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बाकी सारे वीडियो अभी तक के मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी है बाकी वीडियोस की, अगर आपने नहीं देखे तो देख लीजिए।